तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग दूसरा क्लास करने वाले हैं। इससे पहले पहला क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को पूरी तरह से देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन के तीनों लॉ को देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो इस चैप्टर ये दोनों चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड पर होने वाला है। क्या है? एमसीक्यू बेस्ड पर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ना देरी करते हुए अपने क्लास को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाता है? जड़त्वता कहलाता है। जड़त्वता किसके समानुपाती होता है? तो जड़त्वता द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके? द्रव्यमान के समानुपाती होता है जड़त्वता। अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है किसकी माप है? तो वो जड़त्व का माप है किसी वस्तु का द्रव्यमान। आगे है किसी पिंड क्या करा? किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गति का जड़त्व। क्या कहा जाता है? गति का जड़त्व कहा जाता है। आगे है किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को बदलने में जो असमर्थता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आराम का जड़त्व क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आराम का जड़त्व के रूप में जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड की अपनी गति की दिशा में स्वयं बदलने में असमर्थता क्या कहलाता है? तो कहलाता है दिशा का जड़त्व। क्या कहलाता है? अगर गति के दिशा में बदलने में असमर्थ रहेगा तो दिशा का जड़त्व होगा। यदि आराम की स्थिति में स्वयं नहीं बदल पाएगा तो हो जाएगा आराम का जड़त्व। और यदि एक समान गति की स्थिति में नहीं बदल पाएगा तो वो गति का जड़त्व हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है हमारा। आगे है एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है। क्यों दौड़ता है ये बताना आपको। क्योंकि गति के जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करता है। तो गति के जड़त्व बनाने के लिए यानी गति के जड़त्व को बनाने के लिए वह पहले ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ दूर दौड़ता है। आगे है एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी दौड़ता रहता है। ऐसा क्यों? अगर आप लोग रनिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि रुकने से हमको अगर रुकने का मन है तो उसके बाद भी हम लोग दौड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है गति के जड़त्व को बनाने रखने के लिए। क्या? गति के जड़त्व को बनाए रखने के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं जड़त्वता के उदाहरण को देख लेते हैं, यानी गति के पहला नियम जो है उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो क्या है उदाहरण कि चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। आगे रुके हुए वाहन यानी रुके हुए बस या गाड़ी जब अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। आगे है कालीन को डंडे से पीटने पर धूल कणों का गिरना, पेड़ पौधे की शाखाओं के हिलने से पत्तियों का गिरना। तो ये सभी किसका उदाहरण है? ये सभी न्यूटन के पहले गति नियम का उदाहरण है। आगे है बल की परिभाषा किस नियम को कही जाती है? यानी बल की परिभाषा जो मिलती है वो न्यूटन के कौन से नियम से मिलती है? तो ये गति के प्रथम नियम से मिलती है। किसे? गति के प्रथम नियम से। और अगर पूछे बल का व्यंजन जो मिलता है वो कौन से नियम से मिलता है? तो बल का व्यंजन मिलता है द्वितीय नियम से। आपको ध्यान रखना है। तो आगे है कि जब खड़ी बस अचानक चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो ऊपर देखें अभी। तो ये हो जाएगा पहला नियम यानी जड़त्वता का नियम। अगला क्वेश्चन है अभिक्षुब्ध क्या? अभिक्षुब्ध वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो कहलाती है प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम ये जड़त्व का नियम कहलाती है। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का पहला समीकरण क्या है? तो गति का पहला समीकरण जो है वो वेग और समय के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि पहला गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा, गति का तीसरा किसके बीच संबंध बनाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। गति का पहला समीकरण जो है वो वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। और गति का पहला समीकरण अगर पूछे क्या है तो v बराबर u प्लस at होता है, जहाँ v होता है वो अंतिम वेग होता है, v अंतिम वेग, और u जो होता है ये प्रारंभिक वेग होता है। और इसमें a जो है ये होता है त्वरण एक्सीलरेशन, और t जो है t तो ये आप सभी को पता है कि टाइम यानी समय होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है
न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम को देख लेते हैं। पहला कंप्लीट हो चुका है हमारा, दूसरा नियम देखते हैं। तो गति का दूसरा नियम जो है, देखिए यहाँ पे भी है कि गति का दूसरा नियम जो है स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है। और गति का दूसरा नियम का जो सूत्र होता है वो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ एस क्या होता है? तो एस होता है तय की गई दूरी या विस्थापन, इसको आप बोल सकते हैं। यू क्या होता है तभी बताएं। यू प्रारंभिक वेग होता है, टी जो होता है समय यानी टाइम होता है, और ए जो होता है त्वरण होता है, और टी समय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? अभी बताइए। बल का व्यंजन जो प्राप्त होता है वो दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजन या सूत्र। अगला, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम बताता है? तो ये न्यूटन के दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगे गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। अगला है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से निर्धारित नहीं होता है। यह कौन से नियम बताता है कि किसी वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन होता है ये केवल बल के परिमाण से निर्धारित नहीं होता है। ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम ऐसा बताता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में जब कोई क्षेत्ररक्षक कोई प्लेयर तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और गेंद को पकड़ता है। तो यह किस नियम का पालन करता है? तो ये दूसरा नियम का पालन करता है। किसका? दूसरा नियम का पालन करता है। आगे देखते हैं। आगे न्यूटन के दूसरे नियम का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले का देखे थे तो दूसरा का भी कुछ उदाहरण होगा, और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहला दूसरा नियम से क्वेश्चन, तीसरा नियम से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उदाहरण दे देगा और बोलेगा ये कौन से गति का नियम है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण है। अगला है, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। ये भी न्यूटन का दूसरा नियम है। और अगर सब पूछे कि बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किया जाता है, ये भी जो है न्यूटन का दूसरा नियम है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे आवेग। क्या है? आवेग। बल और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। क्या होता है? बल गुना समय होता है आवेग बराबर। आपको ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं बल बराबर आवेग बराबर बल F गुना समय T होता है। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, यानी NS जो होता है न्यूटन सेकेंड, ये आवेग का एसआई मात्रक होता है। और एक मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उदाहरण देख लेते हैं, आवेग का उदाहरण देख लेते हैं। तो ये उदाहरण है, कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाए गए बल कम हो जाते हैं, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। तो आपको पता चल गया कि बॉल को पकड़ते समय हाथ पीछे क्यों खींचते हैं? आवेग के जड़त्व को बनाने के लिए खींचते हैं। आगे है कि सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत के टिल्ले पर गिरने वाली चोट लगती है, ज्यादा चोट लगती है। जब कोई फर्श पर गिरता है और जब कोई बालू के रेत के टिल्ले पर गिरता है तो जाहिर सी बात है कि जो बालू पर गिरेगा उसको कम चोट लगेगा और जो फर्श पर गिरेगा उसको अधिक चोट लगेगा। तो ये किसके कारण होता है ऐसा? तो ये होता है आवेग के कारण। किसके कारण? आवेग के कारण। और देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम देखते हैं। दो नियम हम लोगों ने देख लिया, तीसरा नियम है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करता है। यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है? न्यूटन के तीसरा नियम को दर्शाती है। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया। अगर हम किसी पे क्रिया देंगे, यानी कि अगर हम हाथ से दीवार पे मारेंगे तो चोट हमें ही लगेगा, तो वही होता है प्रतिक्रिया। अगर हम इधर से क्रिया दिए दीवार पर तो दीवार हमें प्रतिक्रिया दिया। अगला है प्रतिक्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तीसरा गति का नियम है। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु
पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो ये भी न्यूटन का तीसरा गति नियम है। जैसे अगर हम लोग नाव पे बैठते हैं तो नाव, जब हम चढ़ते हैं नाव पे या नाव से उतरते हैं तो देखते हैं नाव पीछे की ओर चला जाएगा। नाव पर जैसे ही हम लोग नाव से उतरेंगे तो नाव देखेगा पीछे की ओर चला जाएगा। तो ये प्रतिक्रिया हुआ, जितना हम लोग ताकत आगे लगाए उतना ही पीछे भी लगा। तो ये होता है प्रतिक्रिया बल। न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्राकृतिक को प्रकट करता है? बल की प्राकृतिक इंपॉर्टेंट है। बल की प्राकृतिक को प्रकट कौन करता है? तो तीसरा नियम जो है बल की प्राकृतिक को प्रकट करता है। अगर पहला पूछे तो पहला परिभाषा को प्रकट करता है, क्या? परिभाषा। और दूसरा अगर पूछे दूसरा नियम तो व्यंजन या सूत्र, क्या? व्यंजन या सूत्र। पहला परिभाषा, दूसरा व्यंजन या सूत्र, और तीसरा क्या है? प्राकृतिक को दर्शाता है। आपको ध्यान रखना है। आगे है न्यूटन के तीसरे नियम का कुछ उदाहरण है कि एक महिला कुएं में पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे महिला जो है वो पीछे की ओर गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि जितना बल वो आगे कुआं से पानी निकालने में लगा रही है उतना बल पीछे से भी लग रहा है, इसलिए वो पीछे गिर जाएगी। आगे है गोली चलने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना, तैरते समय पानी का से टकराना। अगला है नाव से कूदने पर नाव को पीछे की ओर चल देना, रॉकेट का उड़ना। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? तो गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as होता है, जिसमें आप सभी को पता है v जो होता है वो अंतिम वेग होता है, u होता है प्रारंभिक वेग, और s जो होता है विस्थापन होता है, और a जो होता है त्वरण होता है। गति या विश्राम का विरोध क्या है? तो ये पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम है, गति या विश्राम का विरोध। आगे कौन सा है टॉपिक? संघट्य है। क्या है? संघट्य। संघट्य कितने प्रकार के होते हैं? तो संघट्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रत्यास्थ संघट्य, अप्रत्यास्थ संघट्य और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य। ये 3 प्रकार के होते हैं संघट्य। यह प्रथम जो प्रत्यास्थ संघट्य जो होता है, ये क्या कहता है? यह जिस गति से टकराएगा उसी गति से वापस आ जाएगा, जिसमें के क्या होता है? कैनेटिक एनर्जी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो प्रथम संघट्य में क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। संवेग क्या होता है? संवेग संरक्षित रहती है। आगे है अप्रत्यास्थ। क्या है? अप्रत्यास्थ संघट्य। तो यह जिस गति से टकराता है उसी गति से वापस नहीं आता है, उसमें कम गति से लौटना पड़ता है। के संरक्षित नहीं रहता, यानी गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रहता है, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। किसमें? अप्रत्यास्थ संघट्य में। आपको ध्यान रखना है। अब पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्य जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी तो वह उस वस्तु से चिपक जाएगी और आपस में जुड़कर एक हो जाएगी और एक ही गति से चलने लगेगी, जिसमें जो होता है ये इसमें कैनेटिक एनर्जी जो होता है, मतलब गतिज ऊर्जा जो होता है वो संरक्षित नहीं होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है। आगे है रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? ये क्वेश्चन कितना घुमाया है। कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा सिद्धांत है? ये पूछ रहा है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे गति के दूसरा सिद्धांत है। अगला है गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरण को निम्न द्वारा समझाया गया। किसके द्वारा समझाया गया? तो गति के तीसरे नियम को समझाया गया रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को। अगला है एक समान वृत्तीय गति। क्या है? एक समान वृत्तीय गति। वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है क्या कहलाती है? वृत्ताकार गति। वह वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति जो स्थिर रहती है क्या कहलाती है? तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अगर कण का गति स्थिर रहेगा तो एक समान वृत्तीय गति। बल के वेग के समकोण पर लगाए गए गति में कार्य करता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह भी एक समान गति कहलाता है। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही हो और एक बार घूमने में t सेकेंड लेती है तो v
क्या कहते हैं, वेग भी इस प्रकार दिया जाता है तो वेग भी बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/t हो जाएगा, 2πr/t हो जाएगा, जहाँ पाई का मान आपको 22/7 रखना है और r जो है वो त्रिज्या हो जाएगा, t समय हो जाएगा और v जो हो जाएगा वो वेग हो जाएगा, क्या वेग। आगे है, किसी गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। यदि किसी गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा जो है वो प्रत्येक क्षण बदलती रहती है तो यह कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदलता है, क्या बदलता है, प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा बदलता है। क्या बदलता है, प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा बदलता है। आगे है कि एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तन नहीं होता है, एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तन नहीं होता है, तो वेग, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा, ये तीनों परिवर्तित नहीं होता है एक समान वृत्तीय गति में। अगला है, किसी वस्तु का वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना क्या कहलाता है, तो एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। अगला है, एक वस्तु किसी गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है तो वो कौन सा बल होगा, तो एक समान वृत्तीय गति की एक समान वृत्ताकार की गति पर ऐसा होता है। अगला है, किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है, किस स्थिति में जो एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है, तब वो जब वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है तो उसमें एथलीट की जो गति होती है वो अधिकतम त्वरित होती है। अगला है, वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्दिष्ट होता है तो वह कौन सा जो है केंद्र होता है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। अगला कि वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रत्यारोपित होता है बल केंद्र की ओर कार्य करता है। बल किस बल में केंद्र की ओर कार्य करता है, कौन सा बल, तो अभिकेंद्र बल जो होता है ये करता है किसके, तो ये करता है केंद्र की ओर कार्य। अगला है कि वह गति, अगला टॉपिक हमारा सरल लोलक के, क्या है, सरल लोलक गति। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है वह कौन सी गति कहलाती है, तो आवर्ती गति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्ती गति। एक ही समय अंतराल में बार बार दोहराती रहती है, आवर्ती गति कहलाती है। अगला है, वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है, क्या कहलाता है, सरल लोलक गति कहलाता है। आगे है, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आगे आवर्तकाल का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई इकाई सेकंड होता है क्योंकि आवर्तकाल भी तो एक समय ही है और समय का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड। अगला, प्रति इकाई समय में दोलन को कुल संख्या कहलाती है। प्रति इकाई समय में दोलन की कुल संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति n बराबर क्या होता है, तो 1/आवर्तकाल होता है, 1/आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल को t से डिनोट करते हैं। आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्टेज होता है। क्या होता है, हर्टेज होता है। एक और यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स या हर्टेज होता है। और अगर इसका पुराना मात्रक पूछे, आवृत्ति का पुराना मात्रक, तो ये था कंपन प्रति सेकेंड, ये पुराना मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान m का कोई पिंड l लंबाई के धागे से लटकाया जाए तो आवर्तकाल m बराबर क्या होगा, तो 2π√L/g होगा। क्या होगा, आवर्तकाल t बराबर 2π पूरा √L/g हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। आगे है, यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता है, क्योंकि यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान मास पर निर्भर नहीं करता है, आवर्तकाल, आपको ध्यान रखना है। अगला है, यदि कोई लड़की झूले पर बैठी झूल रही है और वह खड़ी हो जाए तो अवधि कम हो जाती है
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभावी लंबाई जो होता है, प्रभावी लंबाई एल में कमी के कारण झूला तेज हो जाता है, झूला तेज हो जाता है, उल्टा होने पर विपरीत घटित होती है। इसलिए जो है कि लड़की जब खड़ी हो जाती है झूला पर, या कोई भी व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाएगा, तो उसका जो है झूला का समय अवधि क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य होता है। आवर्तकाल अनंत होने के कारण शून्य हो जाता है। आवर्तकाल जो है अनंत होने के कारण पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है शून्य हो जाता है। आगे गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी क्या कहते हैं? गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्मी के दिनों में अगर पेंडुलम घड़ी की पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अवधि भी बढ़ जाएगी और पेंडुलम भी धीमा हो जाएगा। अगला, जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, जैसे जैसे छोटी जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, तो जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तब क्या होता है? तो आवर्तकाल जो होगा वो घट जाएगा। क्या होगा? आवर्तकाल घट जाएगा। आगे हमारा क्या है? आ गया है प्रैक्टिस सेट। क्या है? प्रैक्टिस सेट। आपको बताना है कितना क्वेश्चन सही हो कर सकते हैं आप लोग। ये प्रैक्टिस सेट में जो है मात्रक, विमाएं तथा गति, ये तीनों जो आपको कराया गया, ये तीनों से क्वेश्चन रहेगा। आप देख सकते हैं कि मात्रक, विमा और गति तीनों से क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण किसके क्या है? किसके विपरीत दिशा में होता है? तो ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? तो ये होता है वेग के विपरीत दिशा में होता है ऋणात्मक त्वरण। अगला है, जब आप एक इंच को बदलते हैं, क्या कहते हैं? जब आप एक इंच को बदलते हैं तो यह कितने सेंटीमीटर बन जाता है? एक इंच को जब बदलते हैं तो कितना सेंटीमीटर बन जाता है? तो ये बन जाता है कितना? 2.54 सेंटीमीटर। कितना? 2.54 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 इंच होता है। आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, आगे, यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t समय यानी t सेकेंड लेती है तो वेग v बराबर क्या होगा? तो वेग v बराबर अभी जस्ट बताए थे कि 2 पाई r बाई टी हो जाएगा। क्या होगा? 2 पाई r बाई टी हो जाएगा वेग v बराबर। अगला है, एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग की जड़ता बनी रहे और क्या कर उसे लेने में क्या मदद करता है? तो उसे जो है गति लेने में मदद करता है। क्या मदद करता है? तो उसे गति में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई, क्या कहता है? यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यदि कोई वस्तु क्या कर रहा है? यदि ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी यू जो है वो 14 मीटर पर सेकेंड है। क्या कहते हैं? 14 मीटर पर सेकेंड है तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु यानी उच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अंतिम बिंदु ही तो उच्चतम बिंदु होगा। भी पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस समय बताना नहीं, टी बताना है। तो आपको जो है फार्मूला लगा लेना है पहला वाला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब 10 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर कार्य करता है जो स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम है तो पिंड का त्वरण क्या होगा? तो पिंड का त्वरण क्या होगा? जहां जी लेना है आपको कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब 10 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर कार्य करता है तो स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम है, पिंड का त्वरण क्या होगा? तो पिंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण पूछ रहा है तो त्वरण का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है, त्वरण का यूनिट होता है। और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये भी आपको बता देते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा बनाने में, चूंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए आपको फार्मूला बता देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा?
एफ बराबर एम ए, क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, जहाँ एम क्या है तो मास है, ए जो है त्वरण है और एफ क्या है ये बल है। अब पूछ रहा है 10 न्यूटन का बल, तो 10 हो जाएगा, आपको बना के बता देते हैं एक क्वेश्चन। एफ जो है न्यूटन कितना है, 10 न्यूटन है, तो एफ जो बल ही है हमारा, और एम जो है एम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान कितना है 10 है द्रव्यमान भी, और ए कितना है, ए का मान ही पूछ रहा है, ए कितना है, त्वरण क्या होगा, त्वरण ही पूछ रहा है, तो त्वरण ए ही रखने देते हैं। ये दोनों जब कट जाएगा 10 10, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम, क्या है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 2 सेकेंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये पूछ रहा है क्वेश्चन की 2 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, यानी यू कितना हो जाएगा, तो यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, और 2 सेकेंड बाद इसका जो है 2 सेकेंड बाद इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा ये आपको बताना है। तो मास कितना है, मास है 2 kg, कितना है 2 kg, और 2 सेकेंड बाद पूछ रहा है, तो इसमें आपको कौन सा सूत्र लगाना है ये अभी आपको बता देते हैं, आप बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसमें सूत्र जो लगाना है वो लगाना है कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी, और v बराबर u प्लस ए टी जो था, v बराबर u प्लस ए टी, जिसमें v का मान दे दिया है, v का मान जो है 0 मान लेना है, कितना 0 मान लेना है v का मान, u का मान दे दिया हुआ है, ए त्वरण का मान जो है दिया हुआ है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसे आप बना लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई वस्तु x बराबर 0 है, 0 और t बराबर 0 पर विश्राम, क्या है विश्राम से शुरू होती है, यदि x अक्ष के अनुदिश 3 मीटर पर सेकेंड निरंतर त्वरण के साथ गति करती है, तो 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। तो 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग पूछ रहा है, तो इसमें जो सूत्र लगाना है आपको लगाना है एस बराबर, क्या लगाना है, एस बराबर यू टी, क्या लगाना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लेना। आंसर जो आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, हो जाएगा इसका 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 सेकेंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकेंड के लिए त्वरित वाली कार की दूरी का कितना गुना तय करेगी। दोनों मामले में कार एक समान त्वरण के साथ आराम से शुरू होती है, क्या आराम से शुरू होती है। 2 सेकेंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकेंड के लिए त्वरित वाली कार की दूरी का कितना गुना तय करेगी। यदि दोनों मामले में कार एक समान त्वरण के साथ आराम से शुरू होती है तो कितना त्वरित होगी, तो ये 4 गुना त्वरित होगी, कितना 4। अगला है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग करते हैं बैरोमीटर का प्रयोग, किसका, बैरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है यदि समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के किसके बराबर होता है। समय जो है t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, त्वरित, क्या हो जाएगा, त्वरण। किसके बराबर होता है, तो त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक गेंद को, क्या है, एक गेंद को 30 मीटर पर सेकेंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकेंड बाद इसके विस्थापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विस्थापन यानी एस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है आपको। तो ए इसमें भी वही सूत्र लगा देना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा देना है। इसमें भी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, लंबवत ऊपर की ओर फेंका समय दिया हुआ है, इसके बाद अंतिम वेग शून्य मान लेना यानी 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जब किसी कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उससे रोकने के
रोकने में कितना गुना अधिक दूरी लगती है। जब किसी कार की गति जो है, गति को दुगना कर दिया जाता है तो उसे रोकने में कितना गुना अधिक दूरी तय करना पड़ता है। तो 4 गुना अधिक दूरी तय करना पड़ता है। कितना? 4 गुना अधिक दूरी जो है कि तय करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं। किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण जो है वो समान होते हैं। तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो इसमें जो है तो इसमें विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन का जो परिमाण होगा वो समान होगा यदि कार सीधी रेखा में चल रही है तब। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कब कहा जाता है किसी पिंड का वेग समरूप? कब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है तब कहा जाता है कि पिंड का वेग जो है वो समरूप है। जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है, क्या? दोनों नियत होता है, तो वेग को क्या कहता है? समरूप वेग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कार का वेग जो है निरंतर बदलता रहता है, ये कथन जो है वो सत्य है। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी एग्जाम रिलेटिव लगा होगा तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है अगले पार्ट की वीडियो बनाने का। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी चैनल पर ये वाला पूरा बुक जो है आदित्य रंजन सर का बुक है। ये क्या है? आदित्य रंजन सर का ये बुक है साइंस का, जिसमें 5000 प्लस MCQs क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये पूरा कवर करने वाले हैं और वो भी एग्जाम से पहले कवर करने वाले हैं। 30 दिन के अंदर पूरा बुक को कवर कर देंगे। तो आप लोग सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।